चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से और सबसे पहले बात करते हैं एक बड़ी खबर की। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मेमोरियल के पास एक ट्रक सवार ने 8 लोगों को रौंदकर उनकी जान ले ली। वहीं इस वारदात में 10 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि ट्रक सवार बाइक पाथ पर रफ्तार से ट्रक चलाकर लोगों को रौंद रहा था। न्यूयॉर्क पुलिस ने उसे हिरासत में फिलहाल ले लिया है। इस घटना के बारे में न्यूयॉर्क मेयर ने इसे आतंकी वारदात बताया है और एक कायरतापूर्ण इस हरकत की निंदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हमले की निंदा की है और इसके साथ ही इसे टविटर पूर्वक वाकया कार्रवाई बताया है। ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर पहली तस्वीर हादसे के बाद की, जहां पर जांच फिलहाल शुरू कर दी गई है और जहां पर निंदा भी इस हमले की गई है। साथ ही साथ इसे आतंकवादी हमला करार दिया गया है। वहीं पर दूसरी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, जहां हादसे के बाद का वो मंजर, जहां एक बेकाबू ट्रक ने पाथवे पर चलते हुए 8 लोगों को रौंद डाला। Horrible tragedy on the west side. ये न्यूयॉर्क के लिए बेहद ही दर्दनाक दिन है। जैसी मुझे जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये आतंकी कार्रवाई है जो कायरतापूर्वक किया गया है। उन निर्दोष लोगों को मारा गया जिन्हें ये मालूम भी नहीं था कि आखिर अचानक ये क्यों किया जा रहा है। मुझे जानकारी मिली है कि 8 लोग इस हादसे में मारे गए हैं और 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये वारदात हौसले को तोड़ने के लिए की गई थी, लेकिन न्यूयॉर्क के लोग बहादुर हैं, वो टूट नहीं सकते हैं। But we also know New Yorkers are strong, New Yorkers are resilient, and our spirit will never be moved by an act of violence. इधर हिमाचल में बीजेपी ने कद्दावर नेता धूमल को अपना सीएम कैंडिडेट बनाया है, यानी देवभूमि में वीरभद्र और धूमल की सीधी लड़ाई होगी। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या धूमल देवभूमि में कमल खिला पाएंगे। 18 दिसंबर के बाद धूमल जी हिमाचल के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। ये तालियों की गड़गड़ाहट किसी भाषण पर नहीं, बल्कि लंबे इंतजार के बाद खास ऐलान पर है। और यह ऐलान क्या है, एक बार फिर सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी धूमल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। जी हां, बीजेपी आला कमान ने हिमाचल के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल पर एक बार फिर भरोसा जताया है। राजगढ़ की रैली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह धूमल के नाम का ऐलान कर चुके हैं। राजगढ़ की रैली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने धूमल के नाम का ऐलान किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार धूमल ने आला कमान को धन्यवाद देते हुए कार्यकर्ताओं की जीत बताई और लगे हाथ कांग्रेस पर भी वार कर दिया। अपनी हाईकमांड का, कार्यकर्ताओं का और हिमाचल की जनता का धन्यवाद करता हूं, जिस विश्वास के साथ वो मांग कर रहे थे कि नेतृत्व घोषित हो, हाईकमांड ने उसको मानते हुए अपनी घोषणा कर दी है और कांग्रेस का हाईकमांड जो दूल्हा मांगता था, दूल्हा बीजेपी वालों ने दे दिया है। यही नहीं, धूमल ने सूबे के 68 सीटों में 60+ सीटें जीतने का दावा भी किया। निश्चित तौर पर मैंने कहा कि 50+ को 60+ करेंगे। 10 अप्रैल 1944 को हमीरपुर जिले के समीरपुर गांव में जन्मे प्रेम कुमार धूमल ने राजनीतिक सफर की शुरुआत 1984 में लोकसभा चुनाव लड़कर किया, लेकिन यहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1989 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हमीरपुर सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया और इस बार उन्होंने जीत दर्ज की। 1991 में वो फिर हमीरपुर सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे। उसके बाद बीजेपी ने उन्हें हिमाचल का बीजेपी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। धूमल हमेशा हमीरपुर से ही विधानसभा चुनाव लड़ते आ रहे थे। लेकिन इस बार अपनी पारंपरिक सीट को छोड़कर सुजानपुर से वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐलान से पहले प्रदेश की सियासत में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को भी दावेदार के रूप में देखा जा रहा था।
लेकिन राज्य में धूमल का आधार होने की वजह से उनको फायदा मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। राष्ट्रभक्ति के लिए राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत गाना जरूरी। जो ना गाए वो पाकिस्तान जाए। बयान दर बयान और उस पर घमासान दिन भर मचा रहा। शुरुआत जयपुर से हुई और भोपाल होते हुए अलीगढ़ पहुंच गई। देशभक्ति दिखाओ, राष्ट्रगीत गाओ, राष्ट्रगान करो या फिर पाकिस्तान जाओ। हम ये नहीं कह रहे किसी धर्म का नारा लगाने के लिए। जिस राष्ट्र में रहते हो उस राष्ट्र का गान और राष्ट्र के गीत के लिए यदि किसी को अपोजिशन करना हो तो बिल्कुल करे, कोई मना नहीं है। फिर वो पाकिस्तान में जाए। अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए तुम्हारी कोई भाव नहीं है तो ऐसे भावों से अच्छा है कि वो वहाँ चले जाए, यहाँ से छोड़ करके पाकिस्तान चले जाए। देशभक्ति को लेकर एक बार फिर दंगल शुरू हो गया है और इस बार ये दंगल जयपुर से शुरू हुआ है। जी हाँ, राष्ट्र प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए सरदार पटेल की जयंती पर जयपुर नगर निगम में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। इस नई परंपरा के मुताबिक अब निगम में सुबह राष्ट्रगान और शाम को राष्ट्रगीत गाया जाएगा। लेकिन देशभक्ति पैदा करने के लिए चलाया गया ये दांव अचानक दंगल में तब्दील हो गया, क्योंकि इस परिपाटी का विरोध करने वालों को मेयर अशोक लाहोटी ने पाकिस्तान जाने की सलाह दे डाली। हम ये नहीं कह रहे किसी धर्म का नारा लगाने के लिए। जिस राष्ट्र में रहते हो उस राष्ट्र का गान और राष्ट्र के गीत के लिए यदि किसी को अपोजिशन करना हो तो बिल्कुल करे, कोई मना नहीं है। फिर वो पाकिस्तान में जाए। जयपुर मेयर के इस ऐलान को भोपाल नगर निगम में भी हाथों हाथ लिया गया और जयपुर मेयर का समर्थन करने के साथ ही भोपाल नगर निगम में भी जल्द ही ऐसी ही फरमान लाने की घोषणा कर दी। राष्ट्रभक्ति की भावना आएगी, सब लोग राष्ट्र के प्रति एकजुट भी रहेंगे। एक अच्छा निर्णय है, स्वागत योग्य निर्णय है। देशभक्ति को लेकर ये आग पहली बार नहीं लगी है। इससे पहले भी यूपी के कई नगर निगम में राष्ट्रगान को लेकर हो हल्ला मच चुका है और इस हंगामे की शुरुआत मेरठ नगर निगम से हुई थी, जिसके बाद अलीगढ़ और इलाहाबाद में भी राष्ट्रगान पर खूब शोर मचा। ये राष्ट्रीय गीत है, हम इसका अपमान होने नहीं देंगे। इसमें कहाँ किसी को बर्खास्त कर दिया, इसमें कहाँ किसी को बाहर निकाल दिया। देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति नमन की भावना नहीं है, उस व्यक्ति को अपने देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब सवाल है कि किसी को जबरदस्ती देशभक्ति की घुट्टी पिलाने की जरूरत क्या है? क्यों जबरन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के लिए किसी को मजबूर किया जा रहा है? लेकिन इससे इतर भी एक बड़ी बात है कि आखिर क्यों अपने देश में अपने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर हंगामा बरपाया जाता है। हम हर बात में अपने देश की तुलना चीन से करते हैं, लेकिन राष्ट्रभक्ति के वक्त हम क्यों कन्नी काट लेते हैं? जनाब, चीन में भी राष्ट्रगान के अपमान पर कड़ी सजा देने की तैयारी चल रही है और वहां राष्ट्रगान के अपमान पर 3 साल की कैद होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। घोटालों से मशहूर यूपीए 2 शासन एक और बड़ा घोटाला यहां पर सामने आया है। CNN न्यूज 18 ने खुलासा किया है कि यूपीए सरकार में एक दलाल ने एविएशन मिनिस्ट्री में तत्कालीन मंत्री और अधिकारियों से मिलकर देश को 1000 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। मनमोहन सरकार पर एक और दाग। अब सामने आया एविएशन घोटाला। हजारों करोड़ इधर से उधर हो गए। दलाल, नेता और अधिकारियों की मिलीभगत। राडिया के बाद तलवार यूपीए 2 का खलनायक। कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए 2 सरकार का एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। CNN न्यूज 18 ने खुलासा किया है कि दीपक तलवार नाम के दलाल ने तत्कालीन मंत्रियों और एविएशन मिनिस्ट्री के अधिकारियों से मिलकर सरकार को 1000 करोड़ रुपए का चूना लगाया। CNN न्यूज 18 के पास इनकम टैक्स की वो चार्जशीट है जिससे साफ पता चलता है कि दीपक तलवार ने विदेशी एविएशन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए एविएशन पॉलिसी में बदलाव करवाया। IT चार्जशीट के मुताबिक विदेशों की कई बड़ी एविएशन कंपनियां इसके क्लाइंट थे। फायदा लेने वाली कंपनियों में एयरबस,
अरब अमीरात, कतर एयरवेज, एयर अरेबिया और एयर एशिया हैं। दीपक तलवार की मदद से एविएशन पॉलिसी में हेरा फेरी करके इन विदेशी कंपनियों ने कई हजार करोड़ का भारत सरकार को चूना लगाया, जिसके एवज में दीपक तलवार को 1000 करोड़ रुपए दलाली में मिले। जाहिर है इतना बड़ा घोटाला मिनिस्टर और अधिकारियों के बिना नहीं हो सकता। आईटी रिपोर्ट के मुताबिक दीपक तलवार की यूपीए सरकार में काफी हनक थी। अब जान लीजिए दीपक तलवार कौन है। दीपक तलवार खुद को इंटरनेशनल बिजनेसमैन मानता है। डीटीए कंसल्टिंग इंटीग्रल पीआर सर्विसेज का फाउंडर है। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, फिक्की और मिडिल ईस्ट के लिए ड्यूटी फ्री एसोसिएशन में करार करा चुका है। 2012 से 2014 के बीच 15 महीनों में पूर्व सीबीआई चीफ रंजीत सिन्हा के आवास पर 63 बार जा चुका है। जून 2017 में गृह मंत्रालय ने तलवार के एनजीओ एडवांटेड इंडिया का FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। आरोप है कि इसी एनजीओ के जरिए 1000 करोड़ रुपए विदेशी कंपनियों से लिए। जरा सोचिए, यूपीए सरकार में ये कंसल्टेंट खुद एविएशन पॉलिसी बना रहा था। विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा था और सरकार थी कि आंखें मूंदे बैठी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आज से न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का T20 टेस्ट शुरू होने जा रहा है। कोटला में होने वाला मुकाबला टीम इंडिया के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा, क्योंकि आज तक टीम इंडिया इस फॉर्मेट में न्यूजीलैंड से जीत ही नहीं पाई है। वनडे सीरीज 2-1 से जीती। अब आई T20 की बारी। पूरी है तैयारी, लेकिन डरा रहा है इतिहास। क्या आज खुलेगा टीम इंडिया का खाता? बात टेस्ट क्रिकेट की हो या वनडे क्रिकेट की, टीम इंडिया न्यूजीलैंड पर अपने देश में पूरी तरह हावी है। लेकिन जैसे ही बात T20 की होती है, कीवीज का पलड़ा अचानक भारी दिखने लग जाता है। आंकड़े डराने लगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि T20 क्रिकेट में टीम इंडिया आज तक न्यूजीलैंड से नहीं जीती। दूसरी ओर टीम इंडिया के खिलाफ न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड 100% है। जी हाँ, भले ही आपको यकीन ना हो, लेकिन सच्चाई यही है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज तक 5 मुकाबले हुए हैं। बाजी हर बार कीवियों ने मारी है। आंकड़े तो आंकड़े, T20 रैंकिंग भी न्यूजीलैंड को ही फेवरेट बता रही है। T20 रैंकिंग में न्यूजीलैंड नंबर 1 टीम है, भारत 5वें स्थान पर है। कहने को तो टीम इंडिया अपने घरेलू मैदान पर खेल रही है, लेकिन न्यूजीलैंड का पलड़ा यहाँ भी भारत पर भारी रहा है। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने घर में 2 मैच खेले हैं। दोनों बार उसे हार का सामना करना पड़ा है। लिहाजा क्या कोटला में टीम इंडिया का खाता खुलेगा? क्या नेहरा के करियर की हैप्पी एंडिंग होगी? ये देखने के लिए मैच का इंतजार करना होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, ईटीवी न्यूज। आगे बढ़ते हैं। टीम इंडिया के बेस्ट लेफ्ट आर्म पेसर में एक आशीष नेहरा आज आखिरी बार क्रिकेट के मैदान पर उतरेंगे। अपने घरेलू दर्शकों के सामने फिरोज शाह कोटला मैदान पर नेहरा की विदाई होगी। Another wicket. 26 फरवरी 2003 किंग्स मीट डरबन वर्ल्ड कप का मुकाबला भारत बनाम इंग्लैंड। ये नेहरा अब आपको मैदान पर नहीं दिखेंगे। Oh, he's edged it. The Indian players are celebrating. Ashish Nehra has got the break. 13 मार्च 2004 कराची, पाकिस्तान, भारत बनाम पाकिस्तान। ये नेहरा भी आपको मैदान पर नहीं दिखेंगे।
क्योंकि आशीष नेहरा आज क्रिकेट को अलविदा कहने जा रहे हैं। खास बात यह है कि नेहरा अपने करियर को वहीं विराम देंगे जहां उन्होंने क्रिकेट की बारीकियां सीखी, क्रिकेट की दुनिया में पहला कदम रखा। जी हां, दिल्ली का ऐतिहासिक फिरोजशाह कोटला स्टेडियम नेहरा की विदाई का गवाह बनेगा। नेहरा ने 1999 में टीम इंडिया के लिए टेस्ट डेब्यू किया, 2001 में वनडे डेब्यू किया, 2009 में टी20 डेब्यू किया। खास बात यह है कि नेहरा इस वक्त टीम में अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जो 4 कप्तानों के अंडर खेले हैं। नेहरा ने मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू किया, 2001 में सौरव गांगुली की कप्तानी में वनडे डेब्यू किया, 2009 में धोनी की कप्तानी में टी20 क्रिकेट शुरू किया। आज टीम के कप्तान विराट कोहली हैं, जो कि नेहरा के क्रिकेटिंग डेज में स्कूल में थे। अपने करियर में नेहरा ने कई बार अपनी रफ्तार के दम पर टीम इंडिया को जीत दिलाई। हालांकि नेहरा का करियर इंजरीज से घिरा रहा, बावजूद इसके उन्होंने टीम इंडिया के लिए शानदार प्रदर्शन किया। नेहरा ने 120 वनडे मुकाबलों में 157 विकेट झटके, 17 टेस्ट मैचों में 44 विकेट अपने नाम किए, तो 26 टी20 मुकाबलों में 34 विकेट झटके। ये नेहरा का साहस ही है जो उन्हें 19 सालों तक क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित करता रहा, वो भी 12 मेजर इंजरीज के बाद। कहते हैं मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। भले ही 19 साल का लंबा करियर आज थमने वाला है, लेकिन भारतीय क्रिकेट में नेहरा के योगदान को भुलाना आसान नहीं होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, ईटीवी न्यूज। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।